Ji, Assalamu alaikum and good morning to all of you. Um, Today, basically, we are going to start with a new chapter that is global environment, managing the global environment. In last lectures, we were discussing about first chapter, and the first chapter was about introduction to management, जिसके अंदर हमने बात की थी uh, what are basically managers, what is organization, how do we need managers, what are the responsibilities of managers, what are some different managerial levels, and what are some skills needed in different managerial levels. इनकी बात हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर की थी. आज जो है वो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट की कि हाउ डू वी मैनेज इन ग्लोबल इन्वायरमेंट. Obviously, because being a manager you have to manage all the things, specifically in today's environment, because it is the era of globalization. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ जो वो चेंजेस की बात भी की थी कि that we are moving towards globalization, we are moving towards रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, जिसको हमने डिजिटलाइजेशन कहा था. फिर इसी तरह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एथिक्स एंड वैल्यूज़. सो इन चेंजेस को ऑब्वियसली मैनेजर्स ने कैसे जो है वो मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर बात होगी. आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो बात कर रहे होंगे दैट हाउ डू वी मैनेज ग्लोबल इन्वायरमेंट. सो in this chapter, we will contrast an ethnocentric approach, polycentric approach, and geocentric attitudes toward global business. Then also we will discuss the importance of regional trading alliances and global trade mechanism. We will also describe the structure and techniques organizations use as they go international, and we will also explain the relevance of political, legal, economic, and cultural environment to global business. इन चीज़ों की बात जो वो हम कर रहे होंगे आज के इस सेशन के अंदर. सो स्टार्टिंग विद द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव बोलते किसको हैं? व्हेन वी गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स, जब हम बॉर्डर्स के बियॉन्ड बिजनेस करते हैं, मींस जब हम इंटरनेशनल बाउंड्रीज के उस पार जो वो जब बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो देन ऑब्वियसली इट वुड बी द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसको हम इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं. So obviously, in today's era, you can see there are various companies. They are operating across the borders, across the cultures, across the values. So इस वजह से managers are now having more complex duties कि उनको जो है वो different चीज़ों को जो वो manage करना पड़ता है. So ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने से पहले एक टर्म है जी, प्रोकेलिज्म. ये प्रोकेलिज्म क्या है? ये बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि नैरो माइंडेडनेस को जो वो शो करता है. इस प्रोकेलिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज़ व्यूइंग द वर्ल्ड सोनली थ्रू योर ओन पर्सपेक्टिव, लीडिंग टू एन इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज द डिफरेंसेस बिटवीन पीपल. क्योंकि अब हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर हैं. अब जब वो प्रोकेलिज्म की जो वो के ऊपर ऑब्वियसली जो जाएगा, दैट वुड बी द इनएबिलिटी. ये इनएबिलिटी कंसिडर होगी, क्योंकि प्रोकेलिज्म है क्या? जैसे मैंने पहले बताया, इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड वेयर अ मैनेजर इज थिंकिंग लोकली, और यू कैन से वेरी नैरो माइंडेडनेस, कि जहाँ पे वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से जो वो दुनिया को देख रहा है, अपने पर्सपेक्टिव से जो वो लार्ज इन्वायरमेंट को देख रहा है, लेकिन शायद जो वो एक्चुअली जो वो थोड़ा सा डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो वो चीज़ों को से देखना चाहिए. सो इस प्रोकेलिज्म को आप जो वो प्रोविंशियलिज्म भी बोल सकते हैं. इसके जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज़ यूनिवर्सलिज्म. नाउ मैनेजर्स हैव टू मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सलिज्म. आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यूनिवर्सल नीड ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी हैव नीड, बेसिकली यूनिवर्सल नीड, कि हमें जो वो ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को यूनिवर्सल नीड्स के ऊपर देखना पड़ेगा. हमें जो वो इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर देखना पड़ेगा. इसलिए वी नीड बेसिकली ग्लोबल पर्सपेक्टिव अगेंस्ट द प्रोकेलिज्म. सो
हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं बेसिकली। इसको आप ईपीजी मॉडल भी बोलते हैं, जो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड, पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड एंड जियोसेंट्रिक एटीट्यूड। ये हम जो वो किस वजह से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखना चाह रहे हैं, जिस वजह से हमें इन कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड बेसिकली ग्लोबल पर्सपेक्टिव। So that's why we have to understand that what is ethnocentric attitude, what is polycentric attitude, and what is geocentric attitude. बेसिकली सबसे पहले पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं, दैट इज एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड। एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ प्रोकलिस्टिक बिलीफ। जैसे सबसे पहले हमने बात किया कि नैरो माइंडेडनेस है प्रोकलिज्म, दुनिया को शॉर्ट व्यू के अंदर देखना, एक पर्सपेक्टिव के अंदर देखना, या फिर आप ये कह लें कि पिक्चर के एक रुख को देखना। पूरी पिक्चर को देखने की बजाय आप पिक्चर की एक साइड को देख रहे हैं, तो दैट वुड बी प्रोकलिज्म। सो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड इज द पार्ट ऑफ प्रोकलिज्म या प्रोकलिस्टिक बिलीफ, दैट द बेस्ट वर्क अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस आर दोज ऑफ होम कंट्री। यानी जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके होम कंट्री की प्रैक्टिसेस हैं, दैट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस, रादर देन के जो वो दूसरे कंट्रीज के अंदर शायद इससे भी अच्छी जो वो प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जा रही हूँ, लेकिन आपकी जो वो अप्रोच एथनोसेंट्रिक है। एथनोसेंट्रिक कब बनता है बेसिकली, जब आप अपने कल्चर्स को, आप अपने वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे होते हैं एज कम्पेयर्ड, और हकीकतन होता भी ऐसे ही है। हम जो वो नो वी आर मोर एथनोसेंट्रिक। हम जो वो हर जगह पे अपने कल्चर्स को, और इवन मोबाइल फ़ोन कंपनीज के अंदर भी, या इवन आप डिफरेंट ब्रांड्स जब यूज़ करते हैं, तो आप अपने ब्रांड को जो वो सुपीरियर फील कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। सो इट इज़ बेसिकली प्रोकलिस्टिक बिलीफ। हम इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके ओवरऑल एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करेंगे कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव बेसिकली क्या है। सो ethnocentric attitude is a basically parochialistic belief that your own work approaches, your own work practices are more better than the others. दूसरों से जो वो ज़्यादा बेहतर हैं, दूसरी कल्चर से, दूसरी वैल्यूज से जो वो ज़्यादा बेहतर है आपके होम कंट्री की। सो इसको आप एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड बोलते हैं। द सेकेंड वन इज पोलीसेंट्रिक अप्रोच। Polycentric attitude क्या है? It is the view that manager in the host country know the best work approaches and practices for running their businesses. इसको हम अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है, इसके अंदर आप जो वो दूसरे कंट्रीज की जो वो अप्रोचेस को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं एज कम्पेयर टू योर होम कंट्री। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम जब वो अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड है, इसके अंदर हम एक्सपोर्ट्स को जो वो प्रेफर करेंगे। एक्सपोर्ट्स, आपकी अप्रोच जो वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर होगी, दैट व्हाट वी आर डूइंग इज द बेस्ट रादर देन अदर कंट्रीज। हमारी जो जो हम बना रहे हैं, जो हमारी अप्रोचेज हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, दीज आर बेस्ट। यानी आपका जो अप्रोच होगी दैट वुड बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्या आप यहाँ से भेज रहे हैं, रादर देन के वहाँ की कंट्रीज की नीड्स डिफरेंट होंगी, वहाँ के कल्चर्स डिफरेंट होंगी। सो इस वाली अप्रोच को आप जो वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच बोलेंगे। और पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड के अंदर आप क्या कंसिडर कर रहे हैं कि आप जो वो वहाँ के जो होस्ट कंट्री है, जो जहाँ पे आप जो वो दूसरे इंटरनेशनल कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उस वाले कंट्री की जो वो को अडॉप्ट कर रहे हैं, उस वाले कंट्री की अप्रोचेस को देख रहे हैं, वहाँ के मैनेजर्स को आप देख रहे हैं, वहाँ की वर्क प्रैक्टिसेस को आप जो वो देख रहे हैं। सो इस अप्रोच को जो वो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच बोला जाएगा। जियोसेंट्रिक तीसरी टाइप है जी, जियोसेंट्रिक एटीट्यूड। ये बेसिकली वर्ड ओरिएंटेड व्यू है, या इसको आप ग्लोबल व्यू भी बोल सकते हैं, दैट फोकसेस ऑन यूजिंग द बेस्ट अप्रोचेस एंड पीपल फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। आप जो वो जहाँ से आपको बेहतर लगता है, जहाँ से आपको जो वो जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप वो जो वो उसकी तरफ मूव करते हैं, रादर देन एथनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक। मींस दिस इज बेसिकली जियोसेंट्रिक अप्रोच इज ग्लोबल अप्रोच के जो
आपकी अराउंड द ग्लोब, जहाँ से आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जो आपको बेस्ट रिसोर्सेज जहाँ से मिल सकते हैं, जहाँ से आपको मैनेजर्स अच्छे मिल सकते हैं, जहाँ से आपको स्किल्स अच्छी मिल सकती हैं, आप वहाँ से जो है वो उसको लोकेट कर लेते हैं। सो दिस वुड बी द जियोसेंट्रिक अप्रोच। इसको एक जो वो कंपैरिजन के तौर पे भी देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा इस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे हम जो है वो तीनों को कंपैरेटिवली देख सकते हैं, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक को। कि आप देखिएगा कि इन एथनोसेंट्रिक देयर आर अंडरलाइंग बिलीफ दैट व्हाट वर्क्स एट होम विल वर्क एवरीवेयर। जो इधर हमारे पास जो काम कर रहा है वही सारी जगहों के ऊपर जो वो ऑब्वियसली वो वही चीज़ जो वो वर्क करेगी। सो दिस इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच। पॉलीसेंट्रिक के अंदर क्या है कि एवरी कंट्री इज डिफरेंट, हर कंट्री की जो वो नीड्स डिफरेंट हैं, वहाँ की मैनेजरियल स्किल्स डिफरेंट हैं, वहाँ के मैनेजरियल एटीट्यूड्स डिफरेंट हैं। सो आप वहाँ से जो है वो रादर देन एक्सपोर्टिंग, आप जो है वो क्या करेंगे, वहाँ से अडॉप्ट कर लेंगे उस लोकल एनवायरनमेंट से। और जियोसेंट्रिक क्या है कि इट इज ग्लोबल इंटीग्रेशन, integrates the good things from each country to find one best way, कि आप बेस्ट वे को फाइंड आउट करने के लिए कहीं से भी जो वो लोकेट कर सकते हैं। आपकी सीनियर मैनेजमेंट स्टाफिंग वाला कॉलम अगर आप देखेंगे तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर मोस्टली फ्रॉम होम कंट्री, आप जो आपका मेन हेड ऑफिस है जहाँ पे, वहाँ से आप जो वो यूजुअली अपने जो वो सारे ऑपरेशंस जो वो रन कर रहे होंगे। इसी तरह पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर मोस्टली फ्रॉम लोकल ऑपरेशंस के, अगर आप फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं तो बांग्लादेश के ऑपरेशंस वहीं से लोकली आप यूज़ करेंगे। अगर आप चाइना के अंदर जा रहे हैं तो आप चाइना के लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप यूएस में जा रहे हैं तो आप यूएस के लोकल ऑपरेशंस को जो वो यूज़ करेंगे इन पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। लेकिन जियोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट टैलेंट इंटरनेशनली अवेलेबल, के जहाँ से भी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, अगर आप समझते हैं कि हम जो वो ऑस्ट्रेलिया से या यूएस से जो वो अपना सीईओ हायर कर सकते हैं, या वहाँ से हमें अच्छा एक टैलेंट मिल रहा है, तो आप उस अप्रोच की तरफ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम है, तो उसके जो कोच हैं, इससे पहले कई कोच जो है वो रह चुके हैं, मिकी ऑथर थे, और इस तरह से डिफरेंट जो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो वो इन्होंने हायर किए थे। अब इस अप्रोच को क्या बोलेंगे, जियोसेंट्रिक। कि आपको जहाँ से बेस्ट टैलेंट जो वो अवेलेबल है, उसको जो वो आप जो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। इन अप्रोचेस को अगर एचआरएम पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाएगा, तो जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया था कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच इज एक्सपोर्टिव अप्रोच बेसिकली। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को आप अडॉप्टिव अप्रोच बोल सकते हैं, और जियोसेंट्रिक अप्रोच को आप इंटीग्रेटिव अप्रोच बोल सकते हैं। सो दीज वर थ्री अप्रोचेस ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि हम ऑब्वियसली वी आर नो मोर ग्लोबल इन टुडेज इरा। सो हमें इन जो वो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके बाद जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट आर ट्रेड अलायंसेस। अब जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्रीज इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर ऑब्वियसली अलाइंड होके बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने यूरोपियन यूनियन की है। ये डिफरेंट ट्रेड अलायंसेस की बात हम करेंगे। जैसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ जी यूरोपियन यूनियन की। आपने देखा होगा यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, लेकिन अब 29 है, मेरे ख्याल से 30 है। सो वो जो 29 कंट्रीज हैं, दे आर अलाइंड विद ईच अदर ऑन द यूनिफाइड इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंटिटी, के वो एक जो है वो करेंसी के ऊपर एक सिंगल कॉमन यूरोपियन करेंसी, जिसको आप यूरो बोलते हैं, इस यूरो के ऊपर बेस करके उन्होंने अपनी इकोनॉमीज डेवलप की हुई हैं। अपनी सारों की ऑब्वियसली टेरिटरीज डिफरेंट हैं, सारी के सारी टेरिटरीज जो वो इंडिपेंडेंट भी हैं, जैसे इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, ग्रीस है। ये जितने भी 29 कंट्रीज हैं, इन्होंने आपस में एक ट्रेड अलायंस किया हुआ है। सो इन ट्रेड अलायंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, जब आप एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेड जो है वो बड़ी बेहतर हो रही होगी। हमारे इस पाकिस्तान और इंडिया और हमारे जितने भी हमसाया कंट्रीज हैं, जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज हैं, इनके साथ मसले ये हैं कि हम जो वो एक ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर नहीं आ रहे। हम जो वो काफ़ी अरसे से, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है,
तब से लेके आज तक आप देखिएगा कि हमारी जंगें चल रही हैं। कभी हमारे अफगानिस्तान के साथ जो वो मामलात जो वो कशीदा हुए होते हैं, कभी हम जो वो इंडिया के साथ जो वो लड़ रहे होते हैं, फिर जो वो इसी तरह से कभी हमारी जो वो ईरान के साथ जो वो टेंशन्स चल रही होती हैं। सो बेसिकली जो आपके नेबरहुड कंट्रीज होते हैं, आपको उनके साथ ट्रेड अलायंसेस करने पड़ते हैं टू स्ट्रेंथन योर इकोनॉमीज, टू बूस्ट योर इकोनॉमीज। सो इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी यूरोपियन यूनियन की, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो 29 कंट्रीज का एक कॉम्बिनेशन है। दे हैव क्रिएटेड अ यूनिफाइड इकोनॉमी एंड ट्रेड एंटिटीज। उन्होंने जो वो डिफरेंट ट्रेड के ऊपर जो वो आपस में एग्रीमेंट भी किए हुए हैं। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने उनकी सिंगल करेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट यूरोस के ऊपर। ऑब्वियसली इटली, ग्रीस, फ्रांस, ये आपके सामने ये जो वो मैप भी शो कर देता हूँ, ये सारे कंट्रीज आपके सामने नज़र आ रहे हैं, फिनलैंड, स्वीडन। अब जो वो यूके इस जो वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, पहले इसके साथ ही था, अभी इसी साल जो वो उसने अपने आप को इसमें से अलग किया। बाकी सारे कंट्रीज जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऑरेंज शेड के अंदर, दीज आर बेसिकली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। सो इनका आपस में एक अलायंस है, इसी वजह से इसको यूरोपियन यूनियन बोला जाता है, और कोई रीज़न नहीं है कि इसको यूरोपियन यूनियन बोला जाए। बेसिकली जो इनके ट्रेड अलायंसेस हैं, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनकी वजह से इनको जो वो यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। दूसरी एक एग्जांपल है इन ट्रेड अलायंसेस में से, एक एग्जांपल है जी नाफ्टा। ये नाफ्टा क्या है, इसको दिस इज द एब्रीविएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बेसिकली 3 कंट्रीज के बीच में है, यूएस, कनाडा और मेक्सिको। अब इनके बॉर्डर्स भी आपस में मिलते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये 3 कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी ट्रेड को जो वो ज्यादा बूस्ट करने के लिए, इन्होंने भी आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसको नाफ्टा बोला जाता है। अब ये नाफ्टा जो वो क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट क्या कहता है कि इनके जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको बीच में से एलिमिनेट करके इन्होंने फ्री ट्रेड यानी टैक्स फ्री इकोनॉमीज डेवलप की हुई हैं। ये आपस में एक दूसरे को जो है वो टैक्स चार्ज नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ज़्यादा इजी हो जाती हैं, ज़्यादा जो वो आप फ्लुएंसी के साथ विदाउट बैरियर्स आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली जो वो दोनों कंट्रीज को, तीनों कंट्रीज को फायदा होता है। सो नाफ्टा इज द एग्रीमेंट ऑफ मैक्सिको, कनाडा एंड यूएस। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तीसरा एक है आसियान, जिसको बोला जाता है। दीज आर बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशनैलिटीज। इनका भी आपस में 11 कंट्रीज का ट्रेड अलायंस है, जिसके अंदर ब्रुनाई है, बर्मा है, कंबोडिया है, टिमोर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और वियतनाम है। इन 11 कंट्रीज ने भी आपस के अंदर जो वो एग्रीमेंट किया हुआ। पहले ये 10 कंट्रीज हुआ करते थे, अब ये 11 हो गए हुए। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। इसका आसियान का भी मैं आपको जो वो मैप दिखा देता हूँ। ये आपके सामने जो वो पर्पल कलर के अंदर जो कंट्रीज नज़र आ रहे हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज वो वाले हैं जिन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया हुआ है आसियान के नाम से। इसी तरह जो वो और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे सार्क कंट्रीज हैं, जैसे ये आसियान की मैंने एग्जांपल दी, जैसे ओआईसी है जो इस्लामिक कंट्रीज की। सो ये सारे वो वाले एग्रीमेंट्स हैं जो ट्रेड की बेस के ऊपर आपने जो वो किए हुए हैं, इन डिफरेंट कंट्रीज की ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमीज को बूस्ट करने के लिए। सो इनको ट्रेड अलायंसेस बोला जाता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन जो वो अलायंसेस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजर्स हैव टू डू और हैव टू परफॉर्म डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो वो डिफरेंट नेशनैलिटीज के अंदर जाके, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके, एक ही कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो वो कल्चर्स के लोग, डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी ड्यूटीज। सो इस वजह से इनको जो है वो इन ट्रेड अलायंसेस को समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको यूरोपियन यूनियन की दी, फिर इसी तरह नाफ्टा की दी, फिर इसी तरह आसियान की दी, और भी जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं जो कि ट्रेड की बेस के ऊपर जो वो बनाए गए हैं। इसके बाद अगर इस ग्लोबल मैकेनिज्म को जो वो मजीद हम बात करें, तो इस ग्लोबल ट्रेड को मैनेज करने के लिए कुछ बॉडीज हैं,
कुछ फाइनेंशियल बॉडीज हैं जो बेसिकली इन फाइनेंशियल रेगुलेशंस को जो है वो देख रही होती हैं, जो इनके लिए रेगुलेटरी बॉडीज के तौर पे इनको रेगुलेटरी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज भी बोला जाता है, जो इन सारे कंट्रीज को मैनेज करने के लिए ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, इन सारों की ट्रेड को मैनेज करने के लिए, इन सारों को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, इनके लिए जो वो डिफरेंट लीगल पर्सपेक्टिव को देखने के लिए डिफरेंट जो वो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिसके अंदर जो वो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं जी, दैट इज WTO। ये WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल जो वो इदारा है जो पूरी दुनिया के लिए बेसिकली क्या कर रहा है, ये रूल्स बना रहा है, रूल्स बना रहा है फॉर द ट्रेडिंग, कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इसलिए इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 153 कंट्रीज, अब ये बढ़ के 160 कंट्रीज हो चुके हुए हैं। सो ये 160 कंट्रीज को देख रहा होता है दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड अमंग नेशंस। और ये कब बना था? 1995 के अंदर ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो वो बनी थी। सो ये एक इदारा है। इसी तरह से दूसरा इदारा है IMF, जिसके बारे में हम यूजुअली सुन भी रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर भी। IMF किसका एब्रीविएशन है जी? इंटरनेशनल मॉनिटरी फर्म, सॉरी फंड्स, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स। ये IMF जो वो ये भी पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा है जी। 185 अराउंड कंट्रीज को ये जो वो मैनेज कर रहा है, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो 185 हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एडवाइसेस, लोन्स और टेक्निकल असिस्टेंस जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इनको जो वो ट्रेड डेफिसिट का सामना था, पैसा जो है वो था नहीं, डॉलर की शॉर्टेज थी। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जी, IMF के पास गए जी, हमें जो वो बेल आउट पैकेज दिया जाए। उस बेल आउट पैकेज के थ्रू क्या किया उन्होंने? डॉलर्स दिए। और ऑब्वियसली डिफरेंट पॉलिसीज भी वो देते हैं, ऑब्वियसली अपने फंड्स को वापस लेने के लिए, रिकवर करने के लिए वो अपनी पॉलिसीज भी साथ दे रहे होते हैं। सो IMF is an organization of 185 countries that promotes the international monetary cooperations and provide advice, loans and technical assistance. ये वाले काम एक और इदारा भी कर रहा होता है जिसको बोलते हैं जी वर्ल्ड बैंक। इसका भी काम यही है, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। ये भी पूरी दुनिया को जो वो देख रहा होता है। वर्ल्ड बैंक इज ए ग्रुप ऑफ 5 क्लोजली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। इस वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वो 5 मजीद जो वो इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बेसिकली इस वर्ल्ड बैंक को जो वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा होता है। आपने जो वो वर्ल्ड बैंक से कर्जे भी लेने होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइसेस भी लेनी होती हैं, आपने डॉलर्स भी लेने होते हैं। सो IMF और वर्ल्ड बैंक का काम जो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ये दोनों जो वो सेम काम कर रहे होते हैं। सो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस। एक और जी इदारा है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी एक इंस्टीट्यूट है, एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इट्स 30 मेंबर कंट्रीज। इसके 30 मेंबर कंट्रीज हैं। OECD, या आपने सर्च आउट भी करना है कि कौन कौन से कंट्रीज जो वो OECD के साथ जो वो अटैच हैं। सो जैसे यूरोपियन यूनियन हमने एक अलायंस की बात की थी, तो इस वाले इदारे के साथ सिर्फ 30 मेंबर्स हैं, 30 कंट्रीज को ये जो वो मैनेज कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारा एशियन बैंक है, एशियन बैंक जो है वो जिसके अंदर एशियन सारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ये वाले कंट्रीज को, अफगानिस्तान, इन सारे कंट्रीज को एशियन बैंक जो है वो मैनेज कर रहा है। सो ये OECD भी 30 मेंबर कंट्रीज को देख रहा है अदर देन एशियन कंट्रीज। सो दीज आर सम इंस्टीट्यूट्स जो कि ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म को जो वो मैनेज कर रहे होते हैं। इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो इनको जो वो जानना बड़ा ज़रूरी होता है। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह OECD की हमने और एशियन बैंक की बात की। लास्ट में, आज के लेक्चर के लास्ट में हम बात करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन किसको बोला जाता है और इसकी कौन सी टाइप्स होती हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को हम देखेंगे। इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट रेफर्स टू एनी
and all types of international companies that maintain operations in multiple countries. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस किनको बोला जाता है जी? जो भी अक्रॉस द बॉर्डर्स काम कर रही हैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बोल सकते हैं। जैसे कोका कोला है, जैसे पेप्सी है, जैसे केएफसी है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, जैसे सबवे है। तो ये सारी जो वो ऑर्गेनाइजेशंस को हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो वो बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इनकी जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की हैं। कौन कौन सी है? मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन, ग्लोबल कंपनीज एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज। फिर इसकी मजीद टाइप्स के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आ जाती है डोमेस्टिक कंपनीज जो लोकली परफॉर्म कर रही होती हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल पर्सपेक्टिव, सो इस वजह से उसको मैंने बीच में से स्किप कर दिया। तो सबसे पहले आती है डोमेस्टिक कंपनी जो कि सिर्फ लोकली ऑपरेट कर रही है, जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है या जो उसी लोकल सिर्फ एक कंट्री के अंदर काम कर रही है, उसको बोलते हैं जी डोमेस्टिक कंपनी। जो अदर देन कंट्रीज के अंदर यानी अक्रॉस द बॉर्डर्स काम कर रही होती है उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। डोमेस्टिक कंपनी की एग्जांपल लेना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं जैसे गोरमे है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ काम कर रही है तो उसको बोलेंगे डोमेस्टिक कंपनी। इसी तरह कोक और पेप्सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इन मल्टीनेशनल्स को अगेन कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है जी मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन। इट इज an MNC that decentralized management and other decisions to the local country. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी पहले आपको समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं जब आपके डिसीजंस सारे जो वो मेन हेड ऑफिस के अंदर हो रहे होंगे तो देन इट वुड बी सेंट्रलाइज्ड कंपनी। और डिसेंट्रलाइज्ड कब बोलेंगे? जब हम ऑपरेशंस को और डिसीजंस को उस लोकल कंट्री तक जो वो रेफर कर देते हैं या वहां पे दे देते हैं तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। मींस कि आप हेड ऑफिस के अंदर डिसीजन नहीं कर रहे, आप जो वो उस लोकल कंट्री के अंदर जो वो अपने डिसीजंस कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, सो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। जो मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन है, इसीलिए इसके साथ डोमेस्टिक का वर्ड आ रहा है कि ये बेसिकली हर कंट्री के अंदर जहां पे ऑपरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कोक है, पाकिस्तान के अंदर जो वो ये ऑपरेट कर रही है, यूएस के अंदर भी ऑपरेट कर रही है, इसी तरह इंडिया के अंदर भी कर रही है। आप देखिएगा कि यूएस के अंदर इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इसी तरह से आप ये देखिएगा कि आपकी जो मैकडोनल्ड्स है, ये मैकडोनल्ड जो वो इंडिया के अंदर डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रही होगी क्योंकि इंडिया के अंदर जो वो एक प्रॉब्लम है कि वहां पे आप बीफ बर्गर नहीं दे सकते, वहां पे वो गाय की पूजा करते हैं। सो वहां पे लोकली उन्होंने क्या किया कि जो वो बीफ बर्गर की बजाय वहां पे उन्होंने वेजिटेरियन बर्गर इंट्रोड्यूस करवा दिया और पाकिस्तान के अंदर वो बीफ बर्गर भी दे रहे हैं। सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जी मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन दैट आर हैविंग डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजंस टू द लोकल कंट्री। आप जब वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपने डिसीजंस कर रहे होते हैं। देन दूसरी आ जाती है जी ग्लोबल कंट्री। इट इज एन एमएनसी दैट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजंस इन द होम कंट्री, जिसके डिसीजंस जो वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के थ्रू हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सेंट्रलाइजेशन क्या है कि जहां पे डिसीजंस और सारे मामलात हेड ऑफिस से ऑपरेट हो रहे होंगे, वहां पे आप इसको सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलेंगे। सो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप ग्लोबल कंपनी बोल सकते हैं। तीसरी हो जाती है जी बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन, या इसको ट्रांसनेशनल कंपनीज भी बोला जाता है। दैट इज एन एमएनसी in which artificial geographical barriers are eliminated, कि आप जो वो artificial borders को बीच में से eliminate कर देते हैं। ये भी मल्टी डोमेस्टिक की ही एक्सटेंशन है, लेकिन these are more convenient in decisions, कि आप जो वो हर टेरिटरी के अंदर ये मोर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप इनको ये बोल सकते हैं कि these are more independent in decisions as compared to multi domestic corporation, है उसी की एक्सटेंशन। बॉर्डरलेस मींस कि आप जो वो बीच में से बॉर्डर एंटिटीज एलिमिनेट कर देते हैं। ऑब्वियसली इनका एक हेड ऑफिस होता है जिनको ये रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सारे के सारे डिसीजन, सारे के सारे जो वो मामलात इनके लोकली ऑपरेट हो रहे होते हैं रादर देन फ्रॉम द मेन
हेड ऑफिस, सो इसको आप बोलते हैं जी ट्रांसनेशनल। इनके लिए एक और वर्ड भी जो है वो यूज होता है, ग्लोकल। जैसे ग्लोबल है ना, तो उसके ऑपोजिट एक वर्ड होता है ग्लोकल। ग्लोकल मींस GLOCAL, ग्लोकल। ये ग्लोकल क्या होगा? ग्लोकल मींस ग्लोबल विद लोकल टच, कि कंपनी ग्लोबल है लेकिन विद लोकल टेस्ट आप जो वो उसको देख रहते हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर अगर आप देखना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि जैसे इटालियन पिज्जा है, अगर उसकी इटली की जहां से उसकी ओरिजिनेशन है, उसको अगर आप वहां पे पिज्जा को जो वो टेस्ट करेंगे तो वो वहां पे बड़ा लाइट होगा। वहां के लोग क्योंकि हर कल्चर के लोग डिफरेंट ईटिंग पैटर्न्स रखते हैं, तो वहां के लोग लाइट पिज्जा जो वो पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पास जो वो क्या ट्रेंड है कि हम एक्स्ट्रा टॉपिंग्स भी करवा रहे होते हैं, हम एक्स्ट्रा चीज भी ऐड करवा रहे होते हैं, हम इवन हैवी स्टफ जो वो फाइंड आउट करते हैं। और स्पेशली जो गुजरांवाला के लोग हैं वो तो फिर अल्लाह ही खैर करे। मतलब ये कि हमारा जो वो ईटिंग पैटर्न जो वो पूरी दुनिया से और पूरी इवन पाकिस्तान से भी अलग है। सो वही इटालियन पिज्जा अगर आप जो वो मॉल रोड के ऊपर यानी लाहौर के अंदर अगर आप उसका टेस्ट करेंगे तो दैट वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी इटली। इटली के टेस्ट से जो वो टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां के ईटन पैटर्न वहां पे जो, और जैसे मैंने मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दी आपको, मैकडोनल्ड्स जो वो पूरी दुनिया के अंदर जो वो बीफ बर्गर दे रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर वो बीफ बर्गर नहीं दे पाते जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल कम्युनिटी। सो ग्लोकल कॉन्सेप्ट के अंदर, ट्रांसनेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर आपको जो वो यू आर ग्लोबल कंपनी बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ लास्ट के। जैसे आप ये देखिएगा, इंडिया का एक रूल है जी कि वहां पे जिस भी कंपनी ने आना है उसने लोकल पार्टनरशिप्स डेवलप करनी है। जैसे सुजुकी है तो पूरी दुनिया के अंदर वो सुजुकी है, लेकिन जब वो इंडिया के अंदर जाती है तो वो सुजुकी मारुति बन जाती है। इसी तरह होंडा है तो वो पूरी दुनिया के अंदर होंडा है, लेकिन जब इंडिया के अंदर जाता है तो वो हीरो होंडा बन जाता है। सो दैट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस कंपनीज, कि आप जो वो कंपनी ग्लोबल है मींस अब जो उनका हेड ऑफिस है होंडा का वो तो होंडा जापान है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां वो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान के अंदर आया तो वो एटलस होंडा बन गया, इंडिया के अंदर गया तो वो हीरो होंडा बन गया। मींस इसी तरह सुजुकी की बात करें तो वो पाकिस्तान के अंदर सुजुकी है, पूरी दुनिया के अंदर सुजुकी है, लेकिन जब वो इंडिया के अंदर जाती है तो वो मारुति सुजुकी बन जाती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस कंपनीज। सो these are some types of multinational corporations। के multinational corporations के अंदर तीन तरह की कंपनीज हैं, मल्टी डोमेस्टिक फर्म्स, ग्लोबल फर्म्स एंड ट्रांसनेशनल फर्म्स। सो थैंक यू सो मच जी। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही।